नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात दो अहम खबरों पर हम करने वाले हैं। अरब सागर में एक बार फिर से भारतीय नौसेना का दम देखने को मिला है। जिस प्रकार से मार्कोस कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और सोमालिया के लुटेरों से जहाज को बचाया, वो काबिले तारीफ है। यह ऑपरेशन दिखाता है कि भारतीय सेनाएं जो हैं क्या कुछ कर सकती हैं। इसके ऊपर डिटेल से आगे हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अरब सागर के अंदर जहां अमेरिका का एक अलायंस जो है वो भी काम कर रहा है, पाकिस्तान की नेवी भी मौजूद है, चीन की नेवी भी मौजूद है, लेकिन जो एक्शन होता है वो सिर्फ भारतीय आर्मी का होता है। इसको समझने की आगे हम कोशिश करेंगे। ये सोमालिया लुटेरों के पीछे किसका हाथ और हुती किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उसको आगे डिटेल से हम समझेंगे। लेकिन इसके साथ ही ताइवान को लेकर हमारे पास एक बड़ी अहम खबर है। क्या चीन 2025 और 27 के बीच ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है? कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि चीन इसके लिए तैयार है और शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को भी ऑर्डर दे दिए हैं कि आप तैयार रहिए समुद्र के अंदर जंग के लिए। लेकिन जो पीएलए के अफसर हैं उन्हें फिलहाल विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस जंग को जीत सकते हैं। इसको भी समझने की आगे हम कोशिश करेंगे। फिलहाल शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अरब सागर में फिर दिखा भारतीय नौसेना का दम। नौसेना ने 40 घंटे में बचाया हाईजैक हुआ जहाज। 35 समुद्री लुटेरों ने किया नौसेना के सामने सरेंडर। पहले भी कई सफल ऑपरेशन कर चुकी है भारतीय नेवी। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अरब सागर में फिर दिखा भारतीय नौसेना का दम। नौसेना ने 40 घंटे में बचाया हाईजैक हुआ जहाज। 35 समुद्री लुटेरों ने नौसेना के सामने सरेंडर किया। पहले भी कई सफल ऑपरेशन कर चुकी है भारतीय नेवी। कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर भारतीय नेवी के हेलीकॉप्टर के ऊपर सोमालिया के लुटेरों ने फायरिंग की थी और उसके बाद मार्कोस कमांडो को एक्शन में लगाया गया। और जब भारतीय सैनिकों को सोमालिया के लुटेरों ने देखा तो हाथ खड़े कर हथियार छोड़कर सरेंडर कर दिया। इसको समझना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय नौसेना अरब सागर में एक्टिव हुई है उसने कई देशों के होश उड़ा दिए हैं। आगे इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी आपको दे दें। अरब सागर में नौसेना का दिखा दम। 3 महीने पहले खाड़ी में हाईजैक हुआ था यह जहाज। 2800 किलोमीटर दूर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के बाद 35 लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे तक चला। INS सुभद्रा, MQ-9 रीपर ड्रोन, P-81 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट ने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने हिस्सा लिया। लुटेरों ने MV रुएन जहाज को बेस बना लिया था, यहीं से वो एक्टिव थे और तमाम आसपास के जहाजों पर वो हमला कर रहे थे, उन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर बांग्लादेश के 23 क्रू मेंबर जो थे वो भी सवार थे। तो कई सवाल हैं जिनको हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमांडर भूषण दीवान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश जी। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जय हिंद आपको भी शुक्रिया। कमांडर भूषण दीवान सर, बहुत लंबा वक्त सर ने नेवी में दिया है और आज नेवी से ही जुड़े हुए हमारे पास मुद्दे हैं, तो हमने सोचा कि आज सर से ही बात की जाए। सर, मार्कोस कमांडो का ये ऑपरेशन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सीमा से 2800 किलोमीटर दूर
जहाज से पैरा ड्रॉप करना, और वो भी पानी के अंदर। जमीन पर तो हमने देखे हैं, लेकिन पहली बार शायद मैंने भी देखा कि किस प्रकार से कमांडोज जो हैं वो पानी में भी पैरा ड्रॉप करते हैं। जितनी तारीफ की जाए उतना कम, लेकिन उससे बड़ा सवाल कि कई देशों की नेवी एक्टिव है सर। मैंने पहले भी कहा, अमेरिका एक अलायंस बनाकर वहां पर एक्शन में है। चीन ने अपनी नेवी भेज रखी है। पाकिस्तान कहता है कि यस, हमारे भी सोल्जर जो हैं वो वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्शन में सिर्फ इंडियन नेवी और मार्कोस कमांडो साहब। बड़े गर्व की बात राजेश जी, यही है इंडियन नेवी का, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का मैन बिहाइंड द मशीन, मैन बिहाइंड द मशीन जो स्पिरिट है ये दिख रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3000 किलोमीटर दूर लगभग यहां से हम लोग उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? एक्सरसाइज करने से जो आदमी सीखता है वो कम है, ये तो लाइव ऑपरेशन है और सक्सेसफुल ऑपरेशन है और पायरेट्स के अगेंस्ट है। और ये भारत का वर्चस्व दुनिया में सामने आ रहा है कि पायरेसी के अगेंस्ट, नॉनसेंस के अगेंस्ट, इन लुटेरों के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट भारत हमेशा खड़ा रहेगा। और सबसे ज्यादा कारगर और कामयाब भारतीय नौसेना पेश आ रही है। तो मैं ये समझना, इस चीज से मैं ये देख रहा हूं, इस एरिया में, अरेबियन, वेस्टर्न अरेबियन सी में, रेड सी एरिया में हमको इतना एक्सपीरियंस मिलना जो एक ग्राउंड बनाता है। कल को कोई भी ऑपरेशन होता है तो चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वेस्टर्न नेवी हो, हम उनसे सबसे आगे होंगे। क्योंकि जो लेसन्स जो लर्न कर रहे हैं यहाँ पे, इनको डील करने में सक्सेसफुली, इज्जत तो बढ़ रही है और ऑपरेशन कैपेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। तो जब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग दूसरी नेवी के साथ, मॉनसून और ये कई एक्सरसाइज हम करते रहते हैं, पर ये जो चीज हो रहा है ये सबसे बड़ी हमारे को ताकत देने वाली चीज है। क्योंकि उस एरिया का, उस पानी का और उस पूरे माहौल का जायजा लेना, उसके ऊपर हावी होना, और मल्टी प्रोंग एयर से भी, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट से भी, प्रहार कमांडो से भी, और उसको सक्सेसफुली बचा लेना, और ये दूसरों बांग्लादेश के भी फंसे हुए उनको बचा लेना। तो ये बहुत अच्छी कामयाबी है। मैं हमेशा कहता हूं भारतीय जो नौसेना होती है वो ब्लू वाटर नेवी जो कहा जाता है, ब्लू वाटर नेवी हमारी कोस्टल नेवी नहीं है। हमने पूरे इंडियन ओशन को डोमिनेट करना है। ये ब्लू वाटर नेवी का मतलब प्रोजेक्टिंग द पावर कहीं भी, और ये उसके लिए हमें अपने पोर्ट से निकले और सीधे वहां पहुंचे पॉइंट ऑफ एक्शन पे और एरिया को डोमिनेट किया। तो ये बहुत अच्छा एक हाई लेवल मार्क है और इससे हमने आगे जाना है ताकि IOR इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नौसेना की जो राइटफुल डोमिनेंस है वो आगे बढ़ेगी और होएगी। ठीक है डॉक्टर राम, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 पॉइंट डॉक्टर राम। एक तो कि इस वीडियो को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर 2 पड़ोसी मुल्कों को आज रात नींद नहीं आएगी। ना बीजिंग में शी जिनपिंग सो पाएंगे, ना शहबाज शरीफ लाहौर में मुझे लगता है आज सो पाएंगे। लेकिन उससे भी आगे का सवाल जो समझना मेरे लिए बहुत जरूरी होगा कि हुती और सोमालिया के लुटेरों का एक कोई परमानेंट हल तो ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार से दुनिया नहीं चल सकती। बड़े देशों को कुछ पहल करने की भी जरूरत है। आप ताकत तो दिखा रहे हैं, ताकत के जरिए आप दबाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक तौर पर, एक आर्थिक तौर पर इनकी समस्याओं को समझना होगा। डॉक्टर राम। राजेश जी देखिएगा, सबसे पहले तो मैं भारतीय नौसेना के अफसरों को, जवानों को, सबको बधाई देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। और इसके पहले जो इम्पोर्टेंट चीज थी, ये कोई पायरेसी की कोई आज की घटना नहीं है, काफी समय से चली आ रही है। लेकिन पहले इनका सोमालिया का बेस था। ये जहाजों को लूट कर ले जाते थे और वहां पर फिर ब्लैकमेलिंग करते थे। और इस ब्लैकमेलिंग में अक्सर ये पाया गया है कि ज्यादातर इनके दलाल यूरोप में रहते थे। वो जो 2 तरह के जहाज होते हैं, एक कार्गो शिप होता है जिनको ये हाईजैक करते हैं, दूसरे ऑयल टैंकर्स को ले जाते हैं और वहां बंधकों को रखते हैं कई महीने तक, और इनके दलालों के थ्रू ये इनसे सौदेबाजी करते हैं और एक तरह से पैसा मांगते हैं अरबों खरबों डॉलर के रूप में, फिर उसको वापस किया जाता है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। जब से ये घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं पिछले 5-6 साल से,
तब से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बना लिया है। जैसे ही किसी भी जहाज को लगता है कि उसके चारों तरफ किसी तरह से अटैक होने वाला है पायरेसी का, तो वो SOS भेज देते हैं और उसका लोकेशन वहां पर बता दिया जाता है और नियर अबाउट जो भी नेवी के शिप होते हैं दूसरे किसी भी देश के हो वो वहां पहुंचते हैं। लेकिन ये जो केस हुआ है ये अपने आप में विचित्र है 3 महीने से, क्योंकि अब जो समुद्री लुटेरे हैं उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। पहले वो जहाज को हाईजैक करके सीधे सोमालिया के पोर्ट पर ले जाते थे, अब उन्होंने समुद्र में ही उस जहाज को रख के और वहां से दूसरे जहाजों को पकड़ने के लिए अड्डा शुरू किया है। और समुद्र में इस समय आपको पता होगा कि हजारों की संख्या में जहाज जाते हैं, हर जहाज को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना। और ये 3 महीने पहले का हाईजैक प्लेन था, इसको ना तो अमेरिकन, ना ऑस्ट्रेलियाई, ना चाइनीज और दूसरा कोई इसको लोकेट नहीं कर पाया था। लेकिन हमारे वीर अफसरों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे कमांडोज ने हमारी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इस जहाज को आइसोलेट किया, पता लगाया इसका मूवमेंट। जब इनको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिले तो उनको सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी, उन्होंने उस पर गोलियां चलाई और तब जो है ये ऑपरेशन डिसाइड किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत ने पहले क्या दिक्कत होती थी कि समुद्र के अंदर अगर लुटेरों को एनकाउंटर किया गया तो अंतरराष्ट्रीय पानी में उनको पकड़ के अगर लाएंगे को मुकदमे कहां से लाएंगे। और इस समस्या का हल भारत सरकार ने किया है 2022 में एंटी पायरेसी एक्ट बनाकर। अब हमारे इन जवानों को उन्होंने किसी भी दूसरे देश में अगर कोई मर जाता है पायरेट तो कोई मुकदमा नहीं चला सकता है। आपको याद होगा ऐसी एक घटना हुई थी, इटली के जहाज में मौजूद इटालियन जवानों ने 2 भारतीय मछुआरों को मार दिया था इस शक में, और वो काफी चला, अभी तक वो फरार हैं। और क्यों है फरार हैं, कैसे हैं, वो उनको वापस इटली भेज दिया गया इस शर्त पर कि वो वापस आ जाएंगे। उस समय हमारे पास ये एक्ट नहीं था, आज की तारीख में ये एक्ट बनाया, भारत सरकार बहुत सक्रिय है और हमारी सेनाएं तो निश्चित रूप से आधुनिकतम। चलिए डॉक्टर राव, मैं आता हूं सर, फिर आता हूं आपके पास। लेकिन कमांडर भूषण दीवान सर, जो चीज मुझे समझनी है, क्योंकि इस वक्त ब्लू वाटर के ऊपर चीन की नेवी बहुत तेजी से काम कर रही है। चीन लगातार इंडो पैसिफिक में चाह रहा है कि वो मजबूती से पकड़ बनाए, लेकिन जिस प्रकार का ये एक्शन हुआ है और इससे पहले जो एक्शन हो रहे हैं वो बताने के लिए काफी है। एक मैसेजिंग भी है बीजिंग के लिए कि इस एरिया के बादशाह हम ही हैं, हम ही रहेंगे, आप अपने साउथ चाइना सी में रहिए, खुश रहिए, इंडो पैसिफिक में आएंगे तो हमसे बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं राजेश जी आप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, पर फिर भी हमने चुस्त दुरुस्त रहना है। मुझे तो ये भी ख्याल आ रहा है कि कोई खुराफात करने में, हर वॉर में, हर ऑपरेशन में रिस्क होता है। अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं रिस्क जो है हमें पायरेट से ज्यादा नहीं है, वो हम उनकी हमारे सामने कैपेबिलिटी कुछ नहीं है जी। जो आप कह रहे हैं चीन, जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान, मैं जिस तरह इशारा कर रहा हूं, वो भी कुछ ना कुछ खुराफात कर सकते हैं, पर ये मतलब कुछ आसान नहीं होता है। पर ये हमें मौका है कि हमने अपना वर्चस्व बनाया है, इसको बरकरार रखना है। इनकी नींद, और चीन के लिए तो 6000 किलोमीटर है और पाकिस्तान को तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये तो हमारा वर्चस्व बनाना एक बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और जो आप कह रहे थे कि परमानेंट सोल्यूशन, देखिए परमानेंट सोल्यूशन सोमालीज का, तो जब भी आप खुराफात करेंगे मिस्टर सोमाली पायरेट तो आपको थप्पड़ मिलेगा, तो अपना बंद करेंगे। तो ये हो रहा है और ये इनको समझ आ रहा है, चीन को, पाकिस्तान को, भाई लाइटली आप भारतीय सशस्त्र सेनाओं को, भारतीय नौसेना को नहीं ले सकते जी। लेकिन डॉक्टर राम, एक चीज और भी है कि जब से ये सोमालिया के लुटेरे तो बहुत पहले से एक्टिव थे, लेकिन जब से हुती आया है कई परेशानियां खड़ी हुई हैं। खासकर यूरोप को जो सामान जाता था, भारत को जो भी सुएज नहर से आता था, उसके ऊपर काफी असर पड़ा है और इसके कारण महंगाई भी बढ़ी है और तेल की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है। क्या इसके बारे में और गहनता से विचार करने की जरूरत नहीं है, या फिर और इसके बारे बड़ा में बहुत एक्शन लेने की गहराई जरूरत से नहीं है डॉक्टर राव? बहुत बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। दुनिया के सभी देशों को मिलजुल कर उस पर कार्रवाई करना पड़ेगी। और यहाँ फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि देखिए, भारत का जो सर्वे संतु निरामया वाली जो पॉलिसी है वो देखिएगा, हमने एक फिशिंग बोट जो पाकिस्तान की थी
और उसको इन सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया था। हमने एक्शन लेकर पाकिस्तान जो हमारा कट्टर दुश्मन है वहां के मछुआरों को छुड़ाया। इससे ये पता लगता है हमारी कितनी सदिच्छा है। हम अपनी ताकत रखते हैं लेकिन साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी हम ईमानदारी से पालन करते हैं। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। हमारी प्रतिष्ठा इसीलिए आज पूरे देश में बढ़ रही है। हूती का जहां तक सवाल है, पहले जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो नुकीला हिस्सा था जो लाल सागर की तरफ जाता था, वहां पर ही इस तरह की पायरेसी की घटनाएं हुआ करती थी और उनसे बचने के लिए वहां पर अलाउ कर दिया गया है कि कमर्शियल जहाज जो भी होते हैं उनमें वो सिक्योरिटी गार्ड ले जा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में सिक्योरिटी गार्ड रखना इसलिए ज्यादा खतरनाक हो गया है कि हूती के जो लड़ाके हैं वो तो सिर्फ फिलहाल टारगेट कर रहे हैं अमेरिकन, ब्रिटिश और उनके संबंधी नाते के देशों पर। वो तो हाइपरसोनिक मिसाइल तक छोड़ने के लिए तैयार है। उनके पास ढेर सारे इस समय ड्रोन आ चुके हैं। 15 ड्रोन तो अभी 2 दिन पहले ही जो है ये फोर्सेज ने उनको निस्तबूत किया है। इससे ये पता लगता है कि जब तक इजराइल का हमास का युद्ध चलता रहेगा तब तक जो है यमन वाला इलाका तो तब तक रहा सवाल ये है कि सागर में सुरक्षित हालात बने रहेंगे। अगर सोमालिया का आपको छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना होगा। जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट के पास हम चलेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीन ताइवान के बीच फिर बढ़ने लगा तनाव। ताइवान ने चीनी युद्धपोतों को सीमा से खदेड़ा। ताइवान ने सीमा पर तैनात कर रखी हैं मिसाइलें। ताइवान के नजदीक युद्धपोत भेज रहा है चीन। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ताइवान के बीच फिर बढ़ने लगा तनाव। ताइवान ने चीनी युद्धपोतों को सीमा से खदेड़ा। ताइवान ने सीमा पर तैनात कर रखी हैं मिसाइलें। ताइवान के नजदीक युद्धपोत भेज रहा है चीन। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें क्या पूरा मामला है और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। क्या ताइवान पर हमला करेगा चीन? यह बड़ा सवाल है। 2027 से पहले ताइवान पर हमला संभव। 2027 में चौथी बार राष्ट्रपति बनना चाहेंगे जिनपिंग। ये बड़ा अहम वक्त होगा। ताइवान को चीन से मिलाना एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बीजिंग में है। ताइवान भी कर रहा है जंग की तैयारी। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न का यह दावा भी है कि चीन 2025 से 27 तक ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। फिलीपींस के साथ भी चीन का तनाव लगातार बढ़ रहा है और हाल ही में शी जिनपिंग की तरफ से PLA को यह भी कहा था कि ब्लू वाटर वॉर के लिए आप तैयार रहिए। ब्लू वाटर वॉर यानी कि या तो आप फिलीपींस की तरफ जा रहे हैं, जापान की तरफ जा रहे हैं या फिर आप ताइवान की तरफ जा रहे हैं। कई सवाल हैं जिनको समझना होगा और सीधा हम चलेंगे कमांडर भूषण दीवान सर के पास। कमांडर भूषण दीवान सर, जिस प्रकार से चीन और ताइवान के अंदर टेंशन बढ़ने लगी है और चाहे पहले एयरफोर्स उनकी आती थी लेकिन अब समुद्र के जरिए भी घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, क्या 2025 और 27 के बीच का जो वक्त है ताइवान के लिए, दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है? मैं तो समझता हूं इसका जवाब है हां। मेरी समझ में ये चीन जो है रुकेगा नहीं और अमेरिका की जो भी एडवांटेजेस हों, जो भी फोर्सेस हों, तीनों तरफ से उनके बेसिस हों, गुआम है, हाइती है, और पर उसके बावजूद चीन रुकने वाला नहीं है। और पर एक बात और भी है, ताइवान की जो अगर हुआ और ताइवान की एक दुखती रग जो है, एक कमजोर रग जो है, उनकी जो पावर सप्लाई है, उनकी पावर सप्लाई 82% नॉन न्यूक्लियर सोर्सेज से है। अगर ब्लॉकेड हो जाता है और उनकी पावर ग्रिड को चाइना ब्लॉक कर देता है तो ताइवान का रिकैप्चुलेट करना, ताइवान का सरेंडर करना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए ताइवान ने पूरी तैयारी करनी है और उन्होंने एक पॉलिसी डिक्लेयर की हुई है कि 2025 अगले साल तक वो न्यूक्लियर जो पावर का जो उनकी पॉलिसी है उसको रोल बैक कर रहे हैं। खैर अच्छी बात है, ये नई गवर्नमेंट है, ये नई गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि नहीं, हम न्यूक्लियर पावर को रोल बैक नहीं करेंगे और ये करना पड़ेगा। दुनिया के लिए तो गलत चीज है
कि न्यूक्लियर पावर की तरफ जाना, फिजाइल मटेरियल की तरफ जाना, पर ये अपने को बचाने के लिए तो ऑप्शन रखा पड़ेगा, रखेगा। एक मुझे और भी जरा से ख्याल आ रहा है, पता कितना सच होता है आगे दुनिया बताएगी। अमेरिका जो है कोई समझौता करके इधर कुछ करके और ये लोग अपने इंटरेस्ट बनाने के लिए, और ये ताइवान को अगर वो कुछ करके वो सेक्रीफाइस भी कर सकता है, ऐसा कभी ख्याल आता है मेरे को। वो लड़ाई ना भी हो और कोई अंदर से सुलह चीन से करके और ताइवान को सेक्रीफाइस कर दे। जैसे हांगकांग का तो अलग केस था, हांगकांग का भी यही हुआ कि उनको धीरे धीरे मिला लिया चीन ने। तो ये भी ऐसे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR, तो ये भी मेरे को खतरा है कि लड़ाई ना हो और ये साइबर रेटनिंग होती रहे, दोनों तरफ से हल्ला मचता रहे, और बाद में ताइवान के जो इंटरेस्ट है वो सेक्रीफाइस होकर उनको मिला, किसी तरीके से मिला लिया जाए, ऐसा कुछ हो जाए, लड़ाई ना हो। ये मेरा आकलन है। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर राम, शी जिनपिंग के जो इरादे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि माओ तसे तुंग से भी बड़ा लीडर बनने का उनका सपना है, और उनको चाहिए भी कि 2027 में जब वो चौथी बार राष्ट्रपति के लिए जाएंगे तो अपने देश की आवाम को ये बता सकें कि आखिरकार उन्होंने चीन के लिए क्या कुछ किया है। तो क्या एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर वो चीन की जनता को ताइवान तोहफे में देना चाहेंगे, और किस प्रकार से देखें कहीं एक बैकफायर स्टेप ना कर जाए? डॉक्टर राम। राजेश जी, देखिएगा, जहां तक ये 2027 के चुनाव की बात है, आपका अंदाज बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जिनपिंग साहब निश्चित रूप से चाहेंगे कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि बताए, क्योंकि आज की स्थिति चाइना की बहुत खस्ता हालत में है। वो इस समय वो जिस तरह से मालदीव के मुइजू साहब ने एक लॉलीपॉप दिया था, वो इंडिया आउट, और उसकी वजह से वो चुनाव जीत गए, ठीक वही हालत इनकी काफी लंबे समय से चल रही है। ताइवान को अपना हिस्सा बताते हैं, और वर्तमान में जो तनाव बढ़ा, तनाव तो काफी पहले से है। कई बार उन्होंने उनके समुद्री सीमा को लांघ किया है और चेतावनी दी है। आज की तारीख में इस समय करीब 10 लड़ाकू विमान ताइवान के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सीमा से बाहर हैं, और तकरीबन 8 जो समुद्री नेवी के जो लड़ाकू जो जहाज हैं वो भी चौकीदारी कर रहे हैं, और इसके जवाब में इन्होंने ताइवान ने मिसाइलें तान दी हैं। तो ये तो निश्चित मानिए तनाव इस समय मैक्सिमम उस पर है। लेकिन इस अभी के तनाव का असली कारण क्या था? 14 फरवरी का था, जब चीन की 2 स्पीड बोट इनकी सीमा में घुस आई। ताइवान के लोगों का कहना था कि ये यहाँ स्पाइंग करने आए थे, जासूसी करने आए थे। इनको कैप्चर कर लिया वहां के कोस्ट गार्ड ने, और उनमें से 2 मर गए, और उनको इन्होंने वापस मांगा। तो फिलहाल जो है उनका जो एक डिप्लोमेटिक युद्ध चल रहा है वो इसी बात का चल रहा है। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सुनिश्चित है, ताइवान का पतन होना अमेरिका का पतन होने के बराबर होगा। इसलिए अगर तीसरे युद्ध की तैयारी के लिए दुनिया तैयार है, चीन तैयार है, तो ताइवान को हड़पेगा, अन्यथा ये उसकी गीदड़ बक्की बनी रहेगी सिर्फ वोट बटोरने के लिए। अभी एक ताजा खबर जो ताइवान न्यूज नाम की अखबार में छपी है, उसको पढ़ने के बाद तो दिल दहल जाता है। नॉर्थ कोरिया से कुछ लड़कियां आज से 10-15 साल पहले साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया चली गई, वहां से उनको चीनी दलालों को बेच दिया गया, उनसे गांव में ले जाकर भिक्षावृत्ति कराई गई, और अब वो एक उनमें से बाहर भाग कर आई है किसी तरह लाओस वगैरह होते हुए। तब पता लगा ऐसे वहां हजारों गांवों में और शहरों में महिलाओं का जो है इस तरह से स्मगलिंग हो रहा है, क्योंकि जो 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत वहां लिंग का अनुपात बिगड़ गया है। तो चीन की जो आंतरिक स्थिति है, वहां गरीबी बहुत है, शहरों की चकमगाहट और इनकी बाहुबल दिखाने की जो आदत है वो अपनी जगह है, लेकिन इंटीरियर चीन में अगर आप जाएंगे जहाँ की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन है, बेहद खस्ता और गरीबी हालत में है, और वही हालत है जो आज से 50 साल पहले। ठीक है, मैं कमांडर भूषण दीवान सर लेकिन आपके पास आ रहा हूं। कमांडर भूषण दीवान सर, क्या इतना पॉसिबल, इतना आसान होगा चीन के लिए ताइवान के तरफ जाना? क्योंकि यूक्रेन तैयार नहीं था, लेकिन ताइवान तैयार है। मैं जब खबरें देख रहा था, जानकारी ले रहा था, तो पता चला कि ताइवान के पास क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं, और वो मिसाइलें सिर्फ इसलिए हैं ताकि समुद्र से, चाहे वो सबमरीन आ जाए, युद्धपोत आ जाए, वॉरशिप आ जाए, वो कहर वहां पर ढा दे, और तैयारी भी उसकी साथ में है। और अगर ताइवान गिर जाता है तो फिर
अगला नंबर जापान का भी हो सकता है और अमेरिका के ट्रुप्स वहां पर मौजूद हैं। क्या यह चिंताजनक पहलू नहीं होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके सवाल से राजेश जी मुझे क्या याद आ रहा है, जब रूस ने 1.5-2 साल पहले अटैक किया यूक्रेन पे, हम समझते थे, हर कोई समझता था कि तो एक हफ्ते के अंदर रूस जो है यूक्रेन को दबा देगा। आज की दुनिया वो है ही नहीं। अगर न्यूक्लियर ऑप्शन यूज नहीं कर रहे तो चीन के लिए भी ताइवान को दबा देना, अमेरिका के लिए चीन को दबा देना किसी के लिए संभव है नहीं। लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद न्यूक्लियर में जा सकता है, और क्योंकि बड़ी पावरफुल फोर्सेस हैं। तो इसमें जो पहले अभी इसके पिछली बाइट में मैंने आपसे कहा, अगर ट्रंप आ जाते हैं अभी अगले साल प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो तो आपको पता है वो तो नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, भागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो तो इंटरवीन करेंगे नहीं। एक मौका मिलता है चीन को। दूसरी बात यह है कि अमेरिका अब यूक्रेन में फंसा हुआ है। कई बातें हो रही है कि यूक्रेन के अंदर नेटो फोर्सेस भेजे ना भेजे, और इजराइल हमास भी फंसा हुआ है। तो इन सब चीजों के नाते होने के नाते ये बड़ा भारी पॉसिबिलिटी है कि ये वॉर ना हो, किसी तरीके से मिडिल पाथ निकाल के टल जाए, क्योंकि इजराइल और यूक्रेन बता रहा है कि वॉर में आज की डेट में एब्सोल्यूट विक्ट्री किसी को मिल नहीं सकती। तो इसके लिए ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कुछ ना कुछ मिडिल पाथ निकाल के हटा दिया जाएगा। पर मिडिल पाथ के लिए क्या होता है, दोनों तरफ को अपने दांत बेर करके दिखाने पड़ते हैं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास ताकत, तभी टेबल पे बात बनती है। तो ऐसा हो रहा है जो भी। लेकिन चिंताएं बढ़ रही हैं डॉक्टर राम। बात यहां पे ताइवान की नहीं है, जैसा मैंने जिक्र किया कि फिलीपींस के साथ भी टेंशन चीन की बढ़ रही है और ताइवान के साथ भी बढ़ रही है। वियतनाम के साथ तो ऑलरेडी उसका एक युद्ध हो चुका है। हालांकि शी जिनपिंग ने कुछ महीने पहले ही ताइवान का दौरा भी किया, माफ करिए वियतनाम का दौरा भी किया था। तो किस प्रकार से जो चीन की बढ़ती हसरतें हैं वो उसके तमाम पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं? डॉक्टर राम, जो अपनी स्थिति है वो ये है कि राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए जिनपिंग साहब इस तरह की ईदर भपकी तो देते रहेंगे, लेकिन वहाँ आज की स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि उनकी जीडीपी गिरती जा रही है। इंडस्ट्रियल एक तरह से वहाँ पर बैंक्रप्सी आ रही है। 70% से ज्यादा इंडस्ट्री जो है वहां पर बंद हो चुकी हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सब देखते हुए मैं नहीं समझता कि चीन कोई 1-2 साल में इतना बड़ा स्टेप ले लेगा। यही एक कारण है कि चीन के डिप्लोमेट इस समय अमेरिका में जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, भारत के भी जयशंकर जी के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमसे व्यापार बरकरार रखिए। और उसको ढोल देने के लिए वो अपना दबाव बनाने के लिए नेपाल में भी कुछ तो भी कीलें गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मोदी जी को भी पटा लिया है और मोदी जी तो इस समय लेकिन डॉक्टर में लगे हुए हैं। तस्वीर का सिक्के का एक दूसरा पहलू, तस्वीर का एक दूसरा चेहरा यह भी होता है कि जब आर्थिक हालत देशों की खराब होती है तो सत्ता में बैठे लोग जो हैं ध्यान भटकाने के लिए जंग का रुख भी तो करते हैं। इतिहास गवाह जंग का रुख करते हैं, पर कम समय की जंग के लिए, लंबे समय की जंग के लिए नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उसके लिए भी तेल की बहुत बड़ी समस्या है। रूस अपनी समस्याओं से निपटेगा या चीन जो है तेल कहां से लाएगा? चीन के पास तो कोयले का भंडार भी बहुत अब सीमित हो गया है। और रहा सवाल चीन की सीमाओं से जो दुश्मनी चल रही है, एक तरह से विवाद चल रहे हैं, ऐसा कौन सा देश बचा उसके आसपास का जिससे उसका विवाद नहीं है? ताइवान का इसलिए वो कहते हैं कि ताइवान उसकी समझ में सॉफ्ट टारगेट है, जो कि बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि परमाणु भट्टियां अमेरिका की वहां मौजूद है, परमाणु सबमेरिन्स, और न केवल इतना, इट इज कमिटेड कि अगर उस पर हमला होता है तो अमेरिका को डायरेक्ट फाइट करना पड़ेगी। और आज की स्थिति में चीन तो कतई ही नहीं है इसलिए तैयार, फौजी रूप से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी और डिप्लोमेटिक चैनल से भी, कि वो इस तरह के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में लंबे समय के लिए आ जाए। हाँ, वो छोट-मोट घटनाएं उकसाने की करता रहेगा, वो तो उसकी पुरानी आदत है। तो राजेश जी, मुझे तो ये संभावना नहीं है कि विश्व युद्ध इसके कारण पनपेगा। जी ठीक है सर, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं लौट के आता हूं आप दोनों के पास। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और अहम बड़ी खबर, पाकिस्तान को मिला पहला जासूसी जहाज। भारत के आईएनएस ध्रुव और पीएनएस रिजवान की अब होगी टक्कर। पाक के लिए चीन ने बनाया पीएनएस रिजवान। हिंद महासागर में भारत को घेर रहे चीन पाक। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को मिला पहला जासूसी जहाज। भारत के आईएनएस ध्रुव और
पीएनएस रिजवान की टक्कर। पाक के लिए चीन ने बनाया पीएनएस रिजवान। हिंद महासागर में भारत को घेर रहे चीन पाक का चीनी जासूस रिजवान। ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी मैं इस जहाज के बारे में आपको दे दूं। चीन ने पाक के लिए बनाया रिजवान। पाक का जासूस है पीएनएस रिजवान। बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करेगा रिजवान। रिजवान 87.2 मीटर लंबा, 19 मीटर चौड़ा ऑफशोर सप्लाई शिप को मॉडिफाई किया गया है। पीएनएस रिजवान में 3 तरह के गुंबद हैं। रिजवान में ट्रैकिंग उपकरण और रडार लगे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कई युद्धपोत, कई दूसरे हथियार चीन लगातार पाकिस्तान को दे रहा है। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। कमांडर भूषण दीवान सर, मैं आपके पास आऊंगा। जिस प्रकार से खबरें सामने आई हुई हैं कि रिजवान से पहले चाहे मिसाइलों की बात हो, बैलिस्टिक मिसाइलों की बात हो, फिर वॉरशिप की बात हो, या फिर दूसरे तरह की हथियारों की बात हो, टैंकों तक माफ करिए J-31 तक जैसे जो हैं हथियार चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। मकसद इसके पीछे क्या नजर आता है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन चाहता है कि भारत पाकिस्तान में उलझा रहे और हम अमेरिका, ताइवान, जापान या दूसरे देशों पर फोकस कर सकें? क्या वाकई में ऐसा देख रहे हैं आप? एक्चुअली देखिए, ये तो इंडियन ओशन को डोमिनेट करना है दोनों तरफ से। वैसे भी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की थ्योरी अप्रोच रही है चाइना की, म्यांमार में, उधर जिबूती में और नीचे पूरी तरफ से घेरने का। और उसी घेरने के उसी चक्कर के उसी लहजे में पाकिस्तान तो उनका मतलब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो भी कहें, राइट हैंड कहें, राइट लेग कहें, लेफ्ट लेग कहें, उनसे मिलकर काम कर रहा है। वो तो करेगा, दुश्मन देश है और पाकिस्तान भी दुश्मन देश है, वो करेगा। पर उनको ये मुझे पक्का पता है, चीन को पता है इस चीज का कि खाली एक रिजवान दे देने से या पाकिस्तान को मिला लेने से भी चीन भारत को आप डिफिकल्टी तो बढ़ा देंगे हमारी, पर भारत को उलझा के नहीं रख सकते आप। वो भारत इन चीजों से बहुत बड़ा आगे है, पर चैलेंज जरूर हमारे लिए है। पर बात ये भी है कि ये तो अंडरस्टूड है, ये तो कुछ नहीं मेरे समझ में, और भी चीज आगे आएगी। तो ये तो उनका पाकिस्तान, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान क्या है, वो चीन का पूरा बेस ही है। वो तो पाकिस्तान क्या है, सीपीसी है, सब कुछ है, और वो गवर्नमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं, पैसे पे जी रहे हैं। पर मतलब ये है कि चैलेंज तो हमारे लिए है ही, पर हमारे पास भी तो क्या आईएनएस ध्रुव है, हमारे पास भी ट्रैकिंग का सामान है, ट्रैकिंग शिप इंडिजिनस बनाया हुआ है, इन्होंने चीन से लिया हुआ है। तो देखिए, अपना दम काम आता है, खरीद के आप करेंगे, ज्यादा देर नहीं है। लेकिन कमांडर भूषण दीवान, जिस प्रकार से स्पाई शिप जो है सर, जिस प्रकार से स्पाई शिप जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं। हाल ही में मालदीव में आया था, उससे पहले भी इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत महासागर में हमने खूब एक्टिव देखा है। बंगाल की खाड़ी में भी चीन अपनी पकड़ को मजबूत करता हुआ जा रहा है। तो वहां पाकिस्तान की नेवी को मजबूत करना, क्या ये भी आपको इधर मालदीव के साथ भी अच्छे संबंध बनाना, क्या ये सी में भी 3 फ्रंट आपके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सवाल ही नहीं इसमें, भाई तो होगा ही, हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पर ये देखिए, जहां तक मालदीव का सवाल है, मैं इसको बहुत बड़ा थ्रेट नहीं मानता हूं कि मालदीव श्रीलंका की तरह लाइन पे आ जाएगा और चीन जब इनको दबाएगा, मालदीव को दबाएगा जैसे चीन ने श्रीलंका को दबाया है। पर पाकिस्तान अलग टाइप की चीज है, पाकिस्तान तो मतलब जरूर तो डिफिकल्टी हमारे लिए बढ़ रही है, पर ये हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी होती है। ये अपॉर्चुनिटी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, टू बिकम ए ट्रू ग्लोबल नेवी, वर्ल्ड क्लास नेवी, टू टैकल मल्टी फ्रंट। अब तो इंडियन ओशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा हमारा कोस्ट लाइन है, इतना बड़ा हमारा एक्सट्रीम इकोनॉमिक जोन है, तो खतरा तो होने ही वाला है। और टाइम आ गया है कि अगर हमने भारत ने एक पावरफुल देश बनना है तो नेवी ने स्ट्रांग होना है, और वो हो रहा है। और ये इस टाइप से एक रिमाइंडर आ जाता है तो है ठीक है, तो ये तो होएगा ही। हालांकि खर्चा तो डिफेंस में होता ही है, पर क्या कर सकते हैं, अगर आप सामने वाला कर रहा है तो अपने बचना है, तो ऐसा कोई वरी की बात नहीं है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडियन नेवी, इंडियन आर्म सशक्त फोर्सेस को, हमारा पूरा इंडियन ओशन रीजन को आगे बढ़ के कब्जा करने का। ठीक है, डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पाकिस्तान की बात हम कर रहे थे, वो देश जिसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। आईएमएफ अगर राहत ना दे तो आवाम के लिए 3 टाइम का खाना खिलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हथियारों के प्रति उसका प्यार और चीन की मेहरबानियां
कम नहीं हो रही। किस प्रकार से हम इसको देखते हैं डॉक्टर राम? क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर बीजिंग खड़ा करना चाहता है? सर चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि देखिएगा कुछ समय पूर्व एक कहावत थी कि अगर आपके घर में कोई बल्ब लगा है और फ्यूज हो जाता है तो लोग कहते थे अरे ये चाइनीज तो नहीं है। हकीकत यही है। अभी 14 मार्च को इसी सप्ताह चाइना ने मून के ऊपर रॉकेट फेंका, जिसमें 2 सैटेलाइट उसको लॉन्च करना थे, एक मून की ऑर्बिट में और यहाँ। वो रॉकेट कहाँ चला गया, वो सैटेलाइट कहाँ है, आज की तारीख में उनको पता नहीं है। और पाकिस्तान को जो उन्होंने रिजवान देने की कोशिश की वो क्यों दिया है? कौन सी जासूसी करेंगे? वो जासूसी जो करने की होती है, सैटेलाइट को ट्रैक करने की होगी या मिसाइल्स को ट्रैक करने की होगी, या जो हमारे संचार साधन हैं हमारे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, इनको वो डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमको किस तरह से उसको कैमोफ्लेज करना पड़ेगा, उनके सिग्नल्स को कैसे जाम करना पड़ेगा, ये उनको पता लग गया। जब वो श्रीलंका में उन्होंने अपने जासूसी जहाज को भेजा था हमारी मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए, तो हमने कितनी प्रिकॉशन वापर के उनको नलीफाई कर दिया था। तो अब जो है वो अपने जहाज को दूर ही रखते हैं, पास में नहीं लाते। बहाना ये बनाते हैं कि समुद्र की गहराइयां नापने के लिए हम तो सर्वे का जहाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे स्पेस प्रोग्राम को, हमारे डीआरडीओ के स्पेस प्रोग्राम को मिसाइल्स की, अग्नि की परीक्षा के ट्रैकिंग के लिए, एक्यूरेसी के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए किया। अब चूंकि वो खुद डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक पुराने जहाज को इस तरह का रूप देकर उनकी पीठ भी थपथपा दी है। लेकिन रिजवान में वो दम नहीं है जो मैं टेक्निकली मैं बता सकता हूं जो हमारे दुख में है। क्योंकि अब चाइना का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है या स्पेस के सेंसर्स हैं, वो सब अमेरिका से चुराए हुए हैं, वहां की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उतना परफेक्शन उसमें नहीं है जितना इवन ताइवान में आज अमेरिका के डिफेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ताइवान से सप्लाई हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बुद्धि के मामले में चूंकि जो पाकिस्तानी फौज के लोग हैं वो अल्लाह की देन मान के चलिए, उनको तो मदरसे की ज्ञान है, ये सुपर हाई टेक्नोलॉजी को वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको अभी तो चाइनीज सॉफ्टवेयर ही समझने में टाइम लगेगा। कम होता जा रहा है। एक आखिरी सवाल कमांडर भूषण दीवान सर जो मेरा आपसे होगा कि जो चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है, क्या ये जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, हाल में कई उदाहरण निकल कर आए हैं, अवाक से लेकर फाइटर जेट से लेकर सबमरीन तक, क्या जिस 2 फ्रंट वॉर की बात सीडीएस रावत सर करा करते थे, क्या वाकई में हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं? बड़ा अहम पॉइंट सर। वॉर के अंदर और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर ताकत ही काम आती है। ताकत है तभी रुकेगा, नहीं तो उस तरफ बढ़ ही रहा है। बिल्कुल टेंशन बढ़ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। पर टेंशन में 2 चीजें होती हैं, एक होती कैपेबिलिटी, एक होती इंटेंशन। इंटेंशन तो उनके ठीक है ही नहीं, और हमारी कैपेबिलिटी जब सामने आएगी मजबूती से तो अपना आप उनके इंटेंशन दबेंगे, और वो हमने करना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और भी आपको और आपके दर्शकों से साझा करना चाहता हूं कि मैं सोनार में देखता रहा हूं नेवी के अंदर। देखिए क्या है, रेडार जो होता है वो तो आप आंख को एक्सटेंड करने के रेडार से काम करते हैं, हवाई जहाज है, शिप है। पर सोनार क्या होता है? सोनार अंडर वाटर देखता है। अंडर वाटर देखता है, उसमें क्या होता है ये समझने की बात है। अंडर वाटर क्या होता है, क्योंकि सोनार के अंदर, क्योंकि अंडर वाटर में क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है और टेरेन होती है, तो सबमरीन के लिए शेडो जोन कई बन जाती है। उस शेडो जोन के अंदर सबमरीन को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा भारी काम सोनार वॉरफेयर में होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में होता है कि पूरे सी कोस्ट को जो वाटर एरिया, ऑपरेशनल एरिया है वाटर का, उसको मैप करना। तो वो मैपिंग लगातार रहेगी, तो मालूम पड़ता है कि अगर अटैक हुआ तो यहां छुप जाने का, किसने? एनिमी सबमरीन ने। तो वो काम भी वो कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। सर्वे वाली बात जो है, तो सर्वे भी है, रिकनेसेंस भी है, ट्रैकिंग भी है। पर ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस टेंशन बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं, उनको जवाब देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कमांडर भूषण दीवान सर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने के लिए शुक्रिया सर। तो आज डिफेंस स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, लेकिन इसके बाद बात करेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों की ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।